मॉडल इन साइंस द नेचुरल वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। कुछ तो हमारे देश या कंट्री ऐसे होती हैं जिनको के बारे में हमारे को जिनका नाम तो हमने सुना भी नहीं होता। बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो साइंटिस्ट इस चीज़ को समझाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, हमारे वर्ल्ड का एक मॉडल तैयार कर दिया। मॉडल जो कि क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, अंडरस्टैंड करवा रहा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। तो मॉडल की हेल्प से क्या करते हैं हम कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम इजीली पढ़ लेते हैं। अब साइंस की बात करें तो ह्यूमन बींग का मॉडल तैयार, मॉडल्स के द्वारा, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर पढ़ना है तो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बना के उसका मॉडल तैयार करके उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि वो इजीली फिर बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गन्स को समझ जाते हैं। अगर हम वैसे ही बताएं तो वो नहीं समझ सकते। उसके अंदर की और भी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना, अगर हम उसको जानना चाहें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए कभी कभार क्या होता है, सिर्फ नॉलेज के लिए और चीज़ों को लाइफ टाइम तक याद रखने के लिए सिर्फ हम उनके मेन मेन पॉइंटों को ही याद रखते हैं और पढ़ते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मॉडल बनाया, और मॉडल में सिर्फ हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं, याद करते हैं जो मतलब हमारे को लाइफ टाइम याद रखना है। तो इसमें बोला साइंटिस्ट यूज मॉडल टू सिंप्लीफाई एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर मॉडल्स फोकस ओनली एन इम्पॉर्टेंट डिटेल, जैसे मैंने कहा ना भी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ाना है, तो हम उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन मेन चीज़ें क्या रखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर फिर वो होता है कि लीवर होते हैं, किडनीज होते हैं। इन्हीं सब मेन मेन चीज़ों को अब हम डिटेल में जानना चाहें कि हमारे मुंह के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो उसको पहले वहाँ पे जाता है, दांतों से च्यूई किया जाता है, फिर उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, फूड्स का ब्रेक डाउन होता है, फिर वो कहीं जाके नीचे एसोफेगस से फिर स्टमक में जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें ना जाके हमारे को सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था, इसलिए हम क्या ऊपर ऊपर की चीज़ें ही सिर्फ ध्यान रखते हैं। तो इसलिए क्या करें, कभी कभार साइंस में मॉडल्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंडेबल करने के लिए। अगर बात की जाए तो अजम्पशन का मतलब होता है, अजम्पशन इन साइंटिफिक मॉडल में कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। मॉडल्स आर मेड यूजुअली यूजिंग अजम्पशन। मॉडल जो होते हैं कुछ अजम्पशंस को यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। ठीक, सम डिटेल्स आर डेलिबरेटली इग्नोर। कुछ डिटेल्स जो होते हैं मॉडल्स में क्या होता है, इग्नोर किए जाते हैं टू मेक द प्रॉब्लम ईजियर, किसी भी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए। इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल इज़ नॉट अ मिस्टेक। जो इग्नोर करना है, कुछ डिटेल्स वगैरह को हम इग्नोर कर देते हैं, वो कोई गलती नहीं है, इट हेल्प। आखिरकार हम उस चीज़ों को हम इग्नोर मार के हम क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छे से ईजिली समझ सकते हैं। हेल्प करता है हमारे को समझने में, जो मेन आइडिया है उसके बारे में उसको। एग्जाम्पल ऑफ मॉडल की बात करते हैं इन फिजिक्स, अ कार मूविंग में बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल पॉइंट। जो कार मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो हम एक सिंगल पॉइंट में भी बता सकते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रही है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लूँगी तो दोनों मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, शोन स्पेयर, और वो एक स्पेयर बना देंगे और बॉन्ड आपस में क्रिएट करेंगे। तो फिर ये भी क्या है, एक तरह का हम सिंपली हम क्या करेंगे, इनका मॉडल बना के, अगर हमारे को ऐसे पढ़ के तो पता नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इनका मॉडल बना देंगे। हाइड्रोजन का एक मॉडल जो कि स्पेयर शेप का, और ऑक्सीजन का मॉडल जो कि एक स्पेयर शेप का है, जो आपस में जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे को ईजिली समझ आ गया कि हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, एटम की। एटम जो होता है वो एक स्पेयर शेप का होता है, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायोलॉजी की बात की जाए, डायग्राम्स शो ओनली इम्पोर्टेंस पार्ट्स ऑफ सेल्स। तो डायग्राम में क्या कहा जाता है, बायोलॉजी में भी सेल्स के इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखाया। जैसे हम बात करें कि एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में हमने क्या कर दिया, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं। मतलब ज़्यादा डिटेल में जाके ऊपर ऊपर की चीज़ें बता दी, ताकि हमारे को उस चीज़ का याद रहेगा। ज़्यादा डीपली चले जाएंगे तो चीज़, अभी खुद ही सोचो ना, अगर हम खाली बुक की पढ़ेंगे तो डीपली, तो कोई इनमें से कुछ भी चीज़ जो होगी बुक में वो हमारे को याद नहीं रहेगा। वही चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में उतार लेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो लाइफ टाइम याद रहता है। ठीक, तो इसमें जो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है क्रिकेट बॉल का, तो देखो, व्हेन स्टडी वेदर अ क्रिकेट बॉल विल क्रॉस द बाउंड्री। तो अगर हम स्टडी करें कि क्रिकेट बॉल, मान लो कि हमने क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट बॉल, तो
जो बॉल है वो कहाँ पे बाउंड्री क्रॉस की है। व्हेन स्टडी, जब हम स्टडी करें वेदर अ क्रिकेट बॉल विल क्रॉस द बाउंड्री, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आएगा इसमें से, मास ऑफ द, कि जो बॉल है जो बाउंड्री के पार गई है उसका मास क्या है, ठीक, उसकी स्पीड क्या है बॉल की, डायरेक्शन ऑफ द हिट, बॉल को किस डायरेक्शन में हिट किया गया है। तो अगर कोई बॉल, अगर क्रिकेट बॉल अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है तो उस बॉल को हिट किया है तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, बाउंड्री के बाहर गई है, तो हम उसमें बॉल के उसमें क्या देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, हम ये तो नहीं देखेंगे कि क्रिकेट का बैट किसके बना हुआ था, बॉल के ऊपर स्टिप किस कंपनी की लगी हुई थी, उसने किस रंग का हेलमेट पहना हुआ था। ये सब चीज़ें ना देख के हम मेन चीज़ों को नोटिस करेंगे कि बॉल का मास क्या था जब उसने हिट किया, तो मतलब जो हिट किया है बॉल उसका मास क्या था, वो कितने ग्राम का या कितने केजी का था या कितने उसमें था, और स्पीड ऑफ द बॉल, बॉल किस स्पीड से गई है, डायरेक्शन ऑफ हिट और किस डायरेक्शन में उसको मारा गया। तो हम ये अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें अगर बॉल क्रॉस हुई है बाउंड्री के, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें दिखेंगे, यही ना, मास, स्पीड, या डायरेक्शन। इन्हीं चीज़ों से तो हम वो निकालते हैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, और ये तो हमारे को किसी भी चीज़ की स्पीड का पता लग जाता है। लेस इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अब इसमें देखो क्रिकेट खेला है तो इसमें जो लेस इम्पॉर्टेंट फैक्टर का मतलब है कि हमारे को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को इसके क्रिकेट बॉल वाली जो एग्जांपल दिया है इसमें ध्यान नहीं देना। ब्रांड ऑफ द बैट किस ब्रांड का है, कलर ऑफ द बॉल का कलर क्या, अमाउंट ऑफ द ग्रास ऑन द फील्ड, वो जो घासें लगी हुई है फील्ड में उसका अमाउंट क्या है, ये स्टिचिंग ऑन द बॉल पे जो स्टिच लगे हुए हैं वो कैसे, स्टिचिंग ऑन द बॉल के जो बॉल पे स्टिच लगी होती है ना, जो बॉल हिट करते हैं तो उसके ऊपर स्टिच से सिली होती है, वो स्टिच के बारे में। इन सब चीज़ों को ना देखते हुए जब हम सिर्फ मेन चीज़ों को देखते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, साइंस है, साइंस के पहले ही बोला जाता है हमारे को कि जब भी हम मतलब साइंस में क्या होता है कि जैसे हम बाकी सब्जेक्ट में अपनी तरफ से बना के कुछ भी लिख देते हैं अगर स्टोरी वगैरह पता होते हैं, पर साइंस में नहीं, हम साइंस में कुछ ऐसा नहीं लिख सकते। हम साइंस में क्या लिखते हैं, बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज ही लिख सकते हैं, हम साइंटिफिक बातें ही लिख सकते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली मीनिंगफुल हो, बिल्कुल करेक्ट हो, वही चीज़ लिखते हैं। जैसे इसमें बताया इसी तरह से, इसलिए इसका जो 5th पॉइंट है क्या बताया है, साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी साइंस यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। साइंस क्या करता है, हमेशा क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज का ही यूज़ करता है, जैसे एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। जैसे कार इज़ मूविंग फास्ट, कार बहुत तेज चल रही है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि कार इज़ मूविंग फास्ट, तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया है ना, नॉर्मल डेली बेसिस के लैंग्वेज में हम यही बोलेंगे ना, कार बहुत तेज चल रही थी। अगर यही चीज़ को हम साइंटिफिक भाषा में बोले हैं, मतलब साइंस की लैंग्वेज में बोले, तो हम क्या लिखेंगे, कार इज़ मूविंग एट द स्पीड एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना, ये स्पीड है उसकी, कार की जो स्पीड है, एक मूविंग कार है जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। रोड वगैरह पे देखा हो कोई बहुत तेज स्पीड से कार चलाता है, तो उस वही बोल रहा है कि कोई कार, देखो इसमें क्या था, कार इज़ मूविंग फास्ट, पर कार इज़ मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक। तो ये चीज़ क्या है, एक तरह का, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज हो गया, पर साइंटिफिक लैंग्वेज क्या करता है कि हमारे को साइंटिफिक तरीके से ही एग्जैक्ट और मीनिंगफुल ही वैल्यू में उसका आंसर लिखना है। मैनी साइंटिफिक वर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग, जो जितने भी साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज हेल्प टू साइंटिफिक वर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंगफुल वर्ड का मतलब क्या बोल रहा है, तो देखो अगर मैं बात करूँ वर्क की, वर्क का मतलब क्या होता है कि कोई टास्क दिया हुआ है, उस टास्क को मेरे को पूरा करना है। वैसे भी अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो वर्क का मतलब क्या होता है, तो वर्क का मतलब क्या होता है कि वर्क का मतलब होता है कि फोर्स लगा के कोई काम को करना, ठीक है, फोर्स लगा के क्या करना, किसी काम को करना, उसी को हम क्या कहेंगे, मानेंगे कि वर्क हुआ है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि वर्क करना तो मतलब क्या,
टू कंप्लीट अ टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करना। पर साइंस की लैंग्वेज में वर्क हम तब मानेंगे अगर हमने फोर्स लगा के किसी काम को किया है और वो काम हुआ है। अगर मान लो मैं किसी दीवार को धक्का दे रही हूँ तो मैं कहूँगी मैंने सुबह से मैंने काम किया, वो घसक नहीं रही है, फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, पर मैंने उस पर धक्का लगाया है, तो मेरी एनर्जी गई है। तो उस पर अगर मेरी एनर्जी गई है, उस पर फोर्स लगाया है, तो वो घसकनी चाहिए ना, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। साइंस की लैंग्वेज में वर्क तभी मानेंगे जब हमने फोर्स लगाया हो और कुछ उसमें वर्क हुआ हो, वरना नहीं मानेंगे। तो ये वही बोल रहे हैं, मैनी साइंटिफिक वर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग। कुछ साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज हेल्प टू साइंटिस्ट टू कम्युनिकेट एक्यूरेटली। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है, साइंटिस्ट की मदद करते हैं कि वो एक्यूरेटली बात कर सके। साइंटिफिक सिंबल्स क्या होते हैं, देखो साइंटिस्ट यूज सिंबल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंबल्स यूज करते हैं। अगर किसी मास की बात की जा रही है तो एम यूज़ करेंगे, वेलोसिटी की बात की जा रही है वी, फोर्स की बात की जा रही है तो एफ, इलेक्ट्रिक करंट की बात की जा रही है तो हम आई का यूज़ करते हैं, आई से डिनोट करेंगे। रोल ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स साइंटिस्ट की बहुत हेल्पफुल करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक हेल्प एक्सप्रेस साइंटिफिक रिलेशन क्लियरली, साइंटिफिक रिलेशन को बताते हैं। यानी मैथमेटिक जो है, हम जनरली अगर हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो उनमें हम मैथमेटिक का यूज़ करते हैं कि क्वांटिटीज़ वगैरह का, एग्जैक्ट क्वांटिटी वगैरह को मेज़र करने के लिए, जैसे किसी की लंबाई को मेज़र करना, किसी का मास कितना उसे बताने के लिए, किसी की स्पीड कितनी है उसको निकालने के लिए, हम सब में किसका यूज़ करते हैं, मैथमेटिक का ही तो यूज़ करते हैं। इट अलाउज साइंटिस्ट टू टेस्ट एंड कंपेयर रिजल्ट एक्यूरेटली। ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि कोई टेस्ट करे और उसको कंपेयर करे एक्यूरेटली। जैसे बात की जाए तो कोई रिएक्शन वगैरह लैब में हुई है तो लैब में रिएक्शन वगैरह, तो वो दूसरा जो उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन वगैरह होता है और एक होता है टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कितना मिल रहा है उस चीज़ से, उसको भी तो मेज़र करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिक ही यूज़ होता है। किसी मूविंग कार की स्पीड निकालनी है कि वो कितने किलोमीटर पर आवर से, इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल क्या हुई, तो ये सब को निकालने के लिए भी हम मैथमेटिक का ही यूज़ करते हैं। कोई इक्वेशन वगैरह है जो दिया हुआ है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना, तो वो भी सब चीज़ें कौन बताता है, हमारी मैथमेटिक ही हेल्प करता है। इक्वेशन मेक साइंटिस्ट आइडियाज़ मोर प्रिसाइज, और इक्वेशन जो होती हैं साइंटिस्ट के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करते हैं। मीट अ साइंटिस्ट, इसमें एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, उनका नाम है मेघनाद शाह। मेघनाद शाह क्या काम करते हैं, इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात की जाए तो मेघनाद शाह वॉज अ फेमस इंडियन फिजिस्ट। मेघनाद शाह क्या है, एक शाह क्या है, मेघनाद शाह क्या है, एक इंडियन फिजिस्ट है। ही स्टडीज लाइट कमिंग फ्रॉम सन, स्टार है, मतलब इन्होंने क्या स्टडी की, जो लाइट जो स्टार से आ रही थी उसके बारे में स्टडी की। ही सिंप्लीफाइड, उन्होंने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई, मैंने कहा ना दुनिया जो वर्ल्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इन्होंने जो स्टार से जो लाइट आ रही थी उसको सिंप्लीफाई किया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसको बताने की कोशिश की। स्टार सिस्टम्स बाय फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज, क्या स्टार्स को क्या क्या जो उसके अंदर से जो लाइट आ रही थी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने स्टार से निकलती हुई लाइट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस किया। वो कौन कौन सी पॉइंट है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका फॉर्मेशन ऑफ आयन का फॉर्मेशन, कि वो आयन बना रहा है उसका फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सबको लेते हुए उन्होंने क्या किया, बताया उन्होंने स्टार के अंदर का जो लाइट आ रहा था उसके बारे में। हिज वर्क हेल्प टू एक्सप्लेन हाउ कलर ऑफ स्टार इज रिलेटेड टू देयर टेम्परेचर। इनके इस वर्क ने, इस एक्सपेरिमेंट ने, मतलब इनकी इस डिस्कवरी ने, जो इन्होंने सोचा सन से जो स्टार से जो लाइट आ रही है उसके लेके ये जो सिंप्लीफाई कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सिटी को स्टार की, उससे क्या निकल के आया रिजल्ट, कि जो स्टार का जो लाइट है वो कैसे रिलेट है उसके टेम्परेचर से। ठीक, तो इसकी बात की जाए तो मेघनाद जो थे, ये जस्ट फॉर नॉलेज, मेघनाद शाह जो थे डिस्कवर दैट द कलर ऑफ स्टार, इन्होंने क्या किया, मेघनाद शाह ने क्या किया, डिस्कवर किया था स्टार के कलर को, डिपेंड ऑन इट टेम्परेचर, जो स्टार का कलर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी टेम्परेचर पे। जैसे होता है ना इंसान का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो वो थोड़ा रेड कलर का, मतलब कि उसका फीवर हाई रहता है तो गर्म दिखता है,
बिल्कुल ठीक है। ऐसे स्टार जो था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, गर्म था, तो उस टेम्परेचर के वजह से उन्होंने स्टार के कलर का अनुमान लगाया, उसकी डिस्कवरी की उसके कलर का कि स्टार का कलर कौन से टेम्परेचर पे कैसा होगा, कौन से टेम्परेचर पे कैसा नहीं होगा। जैसे अगर स्टार बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत हॉट है स्टार, तो वो ब्लू और वाइट कलर का दिखेगा। मीडियम टेम्परेचर अगर स्टार का तो वो हमारे को येलो कलर का दिखेगा, जैसे सन की लाइट होती है। अगर स्टार ठंडा पड़ जाता है तो उसका कलर हमारे को रेड दिखेगा। अगर स्टार हमारे को ब्लू वाइट कलर का दिखता है तो इसका मतलब है स्टार बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हमारे को स्टार येलो कलर का दिखता है इसका मतलब उसका मीडियम टेम्परेचर है। अगर स्टार हमारे को रेड कलर का दिखता है इसका मतलब वो कूलर स्टार है, मतलब ठंडा, मतलब स्टार जो है वो ठंडा है। बाय स्टडी दैट द लाइट एंड कलर ऑफ स्टार साइंटिस्ट कैन बी एस्टिमेट हाउ हॉट दे आर। मतलब इससे क्या हुआ, साइंटिस्ट वगैरह ने यह अनुमान लगा लिया कि वो कितना गर्म है कितना नहीं। अगर ब्लू और वाइट कलर का दिखता है तो बताएंगे वो बहुत गर्म है, तो इस तरह से अनुमान लगा लिया ना स्टार के कलर से कि वो कितना है, एस्टिमेट हाउ हॉट दे आर कि वो कितना गर्म है। और इसी तरह से हमारे को स्टार का आसपास के सराउंडिंग एरिया के बारे में भी पता लगा, और उसको जिसको हम बोलते हैं स्टेलर एटमॉस्फेयर। स्टेलर एटमॉस्फेयर मीन द आउटर लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग अ स्टार, यानी गैस स्टार जो है ये स्टार है, इसके आसपास का जो गैसेस सराउंडिंग वाला एरिया है उसके बारे में पता लगा। स्टेलर, इसको हम स्टेलर एटमॉस्फेयर बोलेंगे, मेन आउटर लेयर ऑफ। जब भी स्टेलर एटमॉस्फेयर आ गया इसका मतलब क्या है, स्टार के आसपास का वातावरण। शाह वर्क हेल्प टू साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द टेम्परेचर। शाह ने क्या किया, हेल्प की साइंटिस्ट की कि वो समझ सके स्टार के टेम्परेचर, उसके गैसेस और कंडीशन जो प्रेजेंट है आउटर मोस्ट लेयर में, कि उसके आसपास का वातावरण, उसका गैसेस, उसका टेम्परेचर कैसा है स्टार के आसपास का। तो ये थी इन साइंटिस्ट का डिस्कवरी। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे, जितना भी अभी तक का टॉपिक पढ़ा था उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टोटल मैंने 11 क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखते हैं इसे कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है, तो हम लिख सकते हैं क्यूरियोसिटी इज़ द डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग। मतलब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, इच्छा रखना, किसी चीज़ को जानना और उसके बारे में सीखने की। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साइंस, और ये साइंस का पहला स्टेप है। तो यानी ये जो चैप्टर था जो हमने अभी तक पढ़ा, ये पूरा टोटली साइंस के इंट्रोडक्शन के लिए, कि अगर कोई साइंस है क्यों है साइंस, अगर ऑब्जर्वेशन है उसका, अगर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तभी तो साइंस एग्जिस्ट करता है, और उसका रीजनिंग हो रही है तभी तो हमारे को साइंस के बारे में पता लगता है। फिर आता है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन भी था। ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग अवर सेंस। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या था, मैंने वही जो नोट्स में पढ़ा है। अगर नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे 1 वर्ड वगैरह में आएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है टोटली साइंस के ऊपर। अगर साइंस की लाइन में जाना है, साइंस की दुनिया में जाना है, तो हमारे अंदर से कौन सी खास चीज़ होनी चाहिए जिससे हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक तो व्यक्ति के पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी चीज़ को लेके जानने की। अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी है तो उसका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, कोई चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस टू बी फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, हमारे जो हम गेस कर रहे थे, जो हमारा आइडिया था उसका टेस्ट, कि वो कहाँ कितने हद तक वो सही है या नहीं है। व्हाट इज़ रीजनिंग, अब इसमें रीजनिंग भी एक रोल प्ले करता है। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से क्या करना, कंक्लूजन वगैरह निकालना। जैसे मैंने बताया था ना कि जो प्लांट बाहर है धूप में वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो डार्कनेस में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस, वो सनलाइट वाला पौधा अच्छे से कर रहा, अंदर वाले को सनलाइट मिल नहीं रही तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रही है, इसलिए उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। हाउ डज साइंस बिगिन विद क्यूरियोसिटी। जो साइंस है वो स्टार्ट कैसे होता है, क्यूरियोसिटी। द साइंस बिगिन विद क्यूरियोसिटी बिकॉज क्यूरियोसिटी एनकरेज अस। क्यूरियोसिटी क्या होती है, जिज्ञासा जो है हमारे को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम क्वेश्चन पूछें। अगर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है तो बार बार ऐसा है क्यों है, पक्षी उड़ रहा है तो क्यों उड़ रहा है, ठीक है, हम धरती पे टिके हुए हैं, हम गिर नहीं रहे हैं तो क्यों गिर नहीं रहे हैं, हम
तो अगर कोई बॉल ऊपर उछाले तो नीचे ही क्यों गिर रही है ना। एरोप्लेन है आसमान में क्यों उड़ रहा है, वो नीचे क्यों उड़ रहा है। तो ऐसे चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है जो हमारे को इनक्रेज करते हैं क्वेश्चन पूछने पे एंड सर्च फॉर आंसर अबाउट वर्ल्ड अराउंड अस। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने आसपास के संसार को जानते हैं। ठीक, मतलब अगर हम डिस्कवरी करने स्टार्ट करते हैं तो हमारे को धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में भी पता लगने स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मैथमेटिक इन साइंस में, मैथमेटिक का क्या रोल है। मैथमेटिक हेल्प करता है मेजरमेंट में क्वांटिटीज़ का, जैसे सनलाइट की, मतलब कि सनलाइट की स्पीड क्या है, मतलब जो लाइट आ रही है सन से धरती पे उसकी स्पीड क्या है, कार मूविंग कार की स्पीड क्या है ना। कोई बॉल धरती पे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसका उस बॉल का मास क्या है ना। मैथमेटिक हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्रेस आइडियाज एक्यूरेटली, एनालाइज डाटा एंड डिस्क्राइब रिलेशनशिप यूजिंग इक्वेशंस। एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रीजनिंग, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब टेस्टिंग करना। रीजनिंग मतलब ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम रिजल्ट, जो भी इनको दोनों को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से कंक्लूजन निकालना। टुगेदर दे हेल्प साइंटिस्ट टू गेन नॉलेज, एक साथ ये तीनों क्या करते हैं, साइंटिस्ट को नॉलेज देते हैं। हु वॉज अ मेघनाथ शाह, मेघनाथ शाह कौन थे, मेघनाथ शाह एक फेमस इंडियन फिजिस्ट है जिन्होंने स्टडी की थी स्टार पे और डेवलप किया था शाह आयनाइजेशन थ्योरी को। शाह आयनाइजेशन थ्योरी का मतलब होता है जो स्टार है वो बहुत गर्म है, तो बहुत हॉट होने के कारण जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो लूज़ करने के कारण ही वो क्या बन रहा है, वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को आयनाइज कर रहा है। आयनाइज का मतलब होता है वो अपने आप को पॉजिटिव उसमें कर रहा है। अगर कोई चीज़ कोई लूज़ कर रहा है तो इसका मतलब उस पर क्या, वो अपने आप को आयनाइज कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अब एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो उस तरह उसको बोलते हैं हम आयनाइज। ठीक है, आयनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस थ्योरी को फिर इन्होंने उसी के ऊपर एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन थ्योरी। What was मेघनाथ शाह कंट्रीब्यूट टू साइंस, मेघनाथ शाह ने साइंस को क्या दिया। ही एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर ऑफ स्टार अफेक्ट देयर कलर, इन्होंने बताया साइंटिस्ट को क्या दिया कि एक स्टार टेम्परेचर जो है स्टार के कलर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। हेल्प टू साइंटिस्ट अंडरस्टैंड सेटलर एटमोसफेयर के बारे में भी बताया कि सेटलर एटमोसफेयर के बारे में कैसे बताया कि जैसे इसमें बताया था सेटलर एटमोसफेयर के बारे में कि जो स्टार है उसके आसपास का वातावरण, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसको हम सेटलर एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर स्टार बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसका ब्लू और वाइट कलर होगा, अगर स्टार बहुत ठंडा है तो उसका कैसा होगा, रेड कलर होगा। और येलो कलर कब होगा, जब वो मीडियम टेम्परेचर पे होगा। इस तरह से उसके आसपास के एटमॉस्फेयर और गैसेस के बारे में भी पता लग गया। लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग। साइंस जो होता है हमारी मदद करता है वर्ल्ड को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए केयरफुली ऑब्जर्वेशन से, नेचुरल फिनोमिना से, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट जो पहले बता दिया, एक्सपेरिमेंट करके देखना है चीज़ों को, पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा सच में वाकई होता है तो उसको टेस्ट करके देखना। जब टेस्ट कर लिया तो टेस्ट को जो ऑब्जर्व किया दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद फिर रीज़न निकाला, क्या ये सही रीज़न है इस चीज़ का, ऐसा होने का सही रीज़न है, कारण क्या आखिर का इस चीज़ का ऐसा होने का। तो मैंने बताया था ना, प्लांट ग्रो कर रहा है क्योंकि उसको लाइट मिल रही है, तो वो रीज़न था उसका। टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन वेरीफाई आइडिया एंड रीजनिंग हेल्प एक्सप्लेन रिजल्ट। टुगेदर दिस प्रोसेस इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ नेचर एंड इम्प्रूव आवर सराउंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये एक साथ मिलकर ये हमारे को क्या करते हैं, हमारे को अपने नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारे यूनिवर्स को समझने में भी हेल्प करते हैं।